Okay, good evening everyone. I know you guys are doing absolutely fine. In your modules, come to page number 10.34. Today the target is to finish bank audit. We have a big target. चलिए, ऑडिट अप्रोच फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. हमने बस ऐसा कुछ अचीव नहीं किया अभी तक आपने. रिलैक्स, लेट अस फिनिश दिस चैप्टर, देन वी विल. मैं भी चल जाएगा तुम्हारे साथ में, ठीक है? चलो अभी आ जाओ अभी के लिए. अच्छा, इनफ. नोटबुक्स में आइए. एक्सपेंसेस के अंदर हमने 3 पार्ट बनाए थे. पहला था इंटरेस्ट एक्सपेंस. बस इनफ. अरे पागल हो गए क्या? बट डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा डायरेक्टली. ये सबको एक गोली दे दो डायरेक्टली. इंटरेस्ट एक्सपेंस दूसरा था. ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीसरा है. प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज. आई थिंक वी वर डन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस. नोटबुक में जाइए. वी वर राइटिंग नोट्स, राइट? राइट डाउन नोट नंबर 2, ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अंडर दिस पॉइंट नंबर A, audit of operating expenses. This is your note number 2. Write down point number A. Auditor should understand and evaluate. Under audit of operating expenses, point number A, auditor should understand and evaluate the internal control system. Auditor should understand and evaluate the internal control system relating to. Should understand and evaluate the internal control system relating to expenses. Relating to expenses implemented by the bank. Relating to expenses implemented by the bank. For example, there should be an authorization requirement. For example, there should be an authorization requirement before expenses are incurred. Before expenses are incurred. There should be an authorization requirement before expenses are incurred. Point number B, auditor should examine whether there are any. Auditor should examine whether there are any divergent trends. Whether there are any divergent trends, that is major variances. Divergent trends, that is major variances in the amounts involved. That is major variances in the amounts involved when compared with. In amounts involved when compared with previous year amounts. When compared with previous year amounts. Point number C, auditor should also verify the expenses incurred. Auditor should also verify the expenses incurred from the respective documents. Should verify expenses incurred from respective documents to check
to check the amount, comma, nature, to check the amount, nature, and its suitability. Amount, nature, and its suitability. Let's spend 2-3 minutes with me. बिल्कुल बेसिक्स आंसर है, सुनिए मेरा बात. ऑनेस्टली ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही एकमात्र एरिया है जो उन्होंने ढंग से डिटेल में लिखा है. ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ प्रोविजंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उन्होंने जनरल जो चैप्टर 5 का कंटेंट है एज इट इज लिखा हुआ है. 5 मिनट सुनिए, समझिए. ये बोलता है कि भाई आपको बैंकिंग बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करना है. तो मतलब इट्स एज गुड एज आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी बिजनेस में चेक करने हैं. तो नॉर्मली खर्चे के रिगार्डिंग हर बिजनेस में कोई ना कोई कंट्रोल होता है. तो बैंकिंग कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल रहेगा जो आपने एक्सपेंस के अराउंड बनाया होगा. तो पहले वो प्रोसेस समझना चाहिए, वो प्रोसेस बराबर से डिजाइन्ड है, ढंग से काम करता है, ये आपको चेक करना चाहिए. फिर सर हमने करंट ईयर के नंबर्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके कहां का मेजर वेरिएंसेस है वो ढूंढने का ट्राई करना चाहिए. कुछ रेस्पेक्टिव एरियाज है क्या जहां पर आपका खर्चा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया होगा या कहीं खर्चा सिग्निफिकेंटली कम हो गया होगा. ऐसे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करंट ईयर प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके वेरिएंसेस कहां आ रहा है वो निकालना पड़ेगा. फिर अगर जो भी खर्चा बुक किया होगा, लेट्स से कोई रेंटल प्रीमाइसेस रहेगा जिसके लिए आप रेंट पेमेंट कर रहे होंगे, बैंक्स के पास लीज प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं जिनके लिए वो पेमेंट करेंगे. तो सर उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस निकालो, चेक करो बैंक एक्चुअली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंट्री क्या पास किया जा रहा है, प्रीमाइसेस के लिए जो अग्रीमेंट है वो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बैंक के ऑथराइज पर्सन ने वो अग्रीमेंट साइन किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब आपको चेक करने पड़ेंगे. मतलब सर जो खर्चा हुआ है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन करो जिससे पता चलेगा खर्चा बैंक से रिलेटेड है, बैंक के बिजनेस से रिलेटेड है, अमाउंट इन्वॉल्व बराबर है, सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है. आपके जो सारे असर्शन वाले पॉइंट है ना वो यहां पे आप कंसीडर करेंगे. तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करके कंफर्म करो ये खर्चा हुआ भी है या नहीं है. अब ऐसे ही एक पॉइंट और लिखाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर के अराउंड. ट्रस्ट मी, एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस बहुत जनरल आंसर लिखा हुआ है, कुछ भी टेक्निकल है नहीं. सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़िया था डिटेल में, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम जो अभी हम इनकम साइड में जाएंगे वहां पर भी वही एलिमेंट बढ़िया रहेगा. क्योंकि एक्चुअली में बैंक की बैलेंस शीट पीएनएल में 4 ही इंपॉर्टेंट चीज होती है: एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस. ये 4 कोर पार्ट है. 5वां पार्ट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स होता है. क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाता है. ऑन अ डेली बेसिस दे कैन बाय एंड सेल इन्वेस्टमेंट्स. ये बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई ने क्लासिफाई किया है कि उनके पास पावर है इन्वेस्टमेंट्स डे टू डे बेसिस पे एग्जीक्यूट करने का. दिस इज नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, इट्स कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन. बट आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, डिपॉजिट का चेकिंग है नहीं, एडवांस का बिल्कुल बेसिक सा चेकिंग था जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. तो आज का डिस्कशन एक्सपेंस के अराउंड है. इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जनरल अगर आप कीवर्ड्स मार्क करेंगे तो पॉइंट नंबर ए में इंटरनल कंट्रोल था, मार्क कर लो. नंबर ए में इंटरनल कंट्रोल. सिंपल 3-4 कीवर्ड्स है, ये भी अगर आप पढ़ के लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यहां पे क्वेश्चन आने की बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नंबर ए में इंटरनल कंट्रोल. नंबर बी में अनयूजुअल ट्रेंड्स, मतलब डाइवर्जेंट ट्रेंड्स जो आपको प्रायर पीरियड के नंबर से कंपेयर करने के बाद समझेगा. डाइवर्जेंट ट्रेंड को मार्क कर दो. तीसरे में वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वर्ड रहेगा, उसको मार्क कर दो कि डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए एज अ एविडेंस, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. वैसे एक पॉइंट नंबर 4 लिख देंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. ऑडिटर शुड ऑल्सो परफॉर्म substantive analytical procedure. Auditor should also perform substantive analytical procedure to examine. Should also perform substantive analytical procedure to examine the reasonableness of expenses. To examine the reasonableness of expenses incurred and recorded. Reasonableness of expenses incurred and recorded in the books of accounts. मतलब जो भी खर्चा उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया ना वो खर्चा रीजनेबल लगता है क्या. अब फॉर एग्जांपल
सडनली अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए रेंट पेमेंट कर रहे हैं 5 to 7 CR मंथली, कहना इसे वो अनरीजनेबल है, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। ये आपको 4 टाइप का टेस्टिंग पढ़ाया था 520 के अंदर। एक था ट्रेंड एनालिसिस, एक था रेशो एनालिसिस, एक नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे था रीजनेबलनेस टेस्टिंग, एंड चौथा था स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। इसमें मैंने बोला था रीजनेबलनेस टेस्टिंग के लिए नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नॉन फाइनेंशियल डेटा। एग्जांपल, बैंक के इंटरनल रूल्स होते हैं कि भाई सिटी के बीचों बीच में अगर हमारा ब्रांच रहेगा तो एवरेज लेट्स से 1500 स्क्वायर फीट का रहेगा, एंड उनका रेंज रहता है 1500 स्क्वायर फीट के ब्रांच के लिए पर स्क्वायर फीट रेंटल अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 100। एक रेंज रहेगा, 100 to 200 का रेंज रहेगा। तो आपका रेंट का अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 200 पर स्क्वायर फीट। अगर इमीडिएटली लगता है रेंट का अमाउंट 1500 स्क्वायर फीट के लिए आप 400 या 500 के हिसाब से पे कर रहे हो, तो शायद वो ब्रांच के लिए अननेसेसरी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। हो सकता है ब्रांच मैनेजर का साइड एग्रीमेंट हो, वो बैंक के नाम पे ज्यादा रेंट पेमेंट कर रहा होगा, वापस से कैश में वापस ले रहा होगा, और उसके लिए वो कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में आएगा। ऐसा हो सकता है साइड एग्रीमेंट्स वगैरह, इसलिए हमको थोड़ा कॉशियसली ये रीजनेबलनेस टेस्टिंग कर लेना चाहिए। ऑडिट ऑफ ओपेक्स खत्म हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑनेस्टली कुछ भी ढंग का नहीं है, बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में बैलेंस शीट का ऑडिट तो है ही नहीं। सिर्फ ऑडिट क्या है? ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट का ऑडिट पूरा फाइनल लेवल पे आता है, वहां पे जरूर क्वेश्चंस फिर भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं। यहां तो बहुत ही बेसिक लेवल का कंटेंट है। इज दिस क्लियर टू यू? राइट डाउन नोट नंबर 3, ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, इधर भी मेजर फोकस प्रोविजंस पे है। ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, दिस इज नोट नंबर 3। आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था खर्चे को, ऐसे आप थोड़ा भूल गए होंगे, जरा 1-2 पेज पीछे पलटिए, जरा देखिए। ऐसा आपने एक्सपेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो डिटेल में पढ़ाया था। दूसरा था ओपेक्स, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड तीसरा है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। अब प्रोविजंस में अगर आप मुझे पूछेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है, वो एक्चुअली में हमारा की ऑडिट मैटर भी बनता है। क्या बनता है? हमारा की ऑडिट मैटर। सुनिएगा, आरबीआई ने नॉर्म्स दिए हैं कि भाई आप अपने एडवांसेस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, एडवांसेस के रिगार्डिंग कब कब कितना प्रोविजन बनाएंगे। याद कीजिएगा, आपने अपने एडवांसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टैंडर्ड एंड दूसरा था एनपीए। याद है क्या? स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड रेगुलर था, एक हमारे थे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एसएमएस, फिर हमारे एनपीए के अंदर क्या क्या थे हमारे पास में? डाउटफुल, लॉस एसेट्स। याद आ रहा है कैसा? तो हमारे पास कैटेगरीज थी, और हर कैटेगरी के लिए तो स्टैंडर्ड से पहले सब स्टैंडर्ड में जाएगा, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में जाएगा, डाउटफुल से लॉस एसेट। अब लॉस एसेट में जाने का जरूरत नहीं बचता है, डाउटफुल के थर्ड के अंदर 100% राइट ऑफ हो जाता है। लॉस एसेट में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन आ सकता है, जब याद है सिक्योरिटी का वैल्यू कंप्लीटली इरोड हो जाए, 10% से भी कम वैल्यू बचा है सिक्योरिटी में, कि आपका पैसा जो आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, सिक्योरिटी बेच के 8-9 रुपए रिकवर होगा, तो डायरेक्टली उसको क्लासिफाई कर दीजिए एज अ लॉस एसेट। तो नॉर्मली लॉस एसेट में डायरेक्ट हिट आता है। जनरली बकेट कैसे आता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से जाएगा सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, खत्म। यहीं पे 100% प्रोविजन बन जाएगा, या मतलब राइट ऑफ हो जाएगा। ये किसका बात कर रहे हैं? एडवांसेस का, क्योंकि इधर क्या बनेंगे? आपके प्रोविजंस बनेंगे। क्या ये आरबीआई के नॉर्म्स है? हाँ, कि प्रोविजन कितना बनाना है, क्लासिफिकेशन कैसा करना है। और सुनिए, जैसे ही आपका एक एडवांस एनपीए बन जाता है तो उसके रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी भी बदल जाती है। इट विल बी कैश बेसिस एंड इट विल नॉट बी अक्रूअल बेसिस। तो प्रोविजन में वो बोलेगा 3 टाइप के प्रोविजन हो सकते हैं। मेजर तो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर एडवांसेस, प्रोविजन फॉर एडवांसेस, जो आप एनपीए के अंदर प्रोविजन बनाते हैं ना, सब स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं, डाउटफुल 1, 2, 3 के लिए प्रोविजन बनाते हैं, वो बराबर से बनाए कि नहीं बनाए ये चेक करने का। तो कहना इसे कंपनी के मैनेजमेंट से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन टेस्ट करने के बाद में सीबीएस से रिपोर्ट निकालना है। उस रिपोर्ट में क्लियरली मिलेगा कितने एडवांसेस हमारे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, कितने डाउटफुल 1, कितने डाउटफुल 2 एंड कितने डाउटफुल 3 कैटेगरी में। एंड जो आरबीआई ने बोला है 15%, 24%, लेट्स से 50%, 75%, जो जो आरबीआई के नॉर्म्स रहेंगे वो परसेंटेज ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है। तो सिस्टम खुद मुझे एडवांसेस का अमाउंट देगा, सिस्टम खुद मुझे प्रोविजन का अमाउंट देगा। नाउ इट विल साउंड लाइक इंटरेस्टिंग चीज। याद करो, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, मैन्युअली चेक करूंगा बट ये रिपोर्ट कहां से आ रहा है? सिस्टम से जनरेट होके आ रहा है। तो पहले अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे कॉन्फिडेंस आएगा तो इस रिपोर्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा, वरना ये रिपोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हमें ये प्रोविजन चेक करने का, नंबर 1। दूसरा,
हर बिजनेस 31 मार्च को अपने खर्चों के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाता है। जो मार्च के खर्चे अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक में पेमेंट होंगे, कहना इसे प्रोविजन फॉर नॉर्मल एक्सपेंसेस बनाया जाएगा। फिर टैक्स लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाया जाएगा। ये बेसिक से प्रोविजन से जो हम नॉर्मली बनाते हैं वही चेक करना है और लिखने का है। लेट मी हेल्प यू। नोट नंबर 3, पॉइंट नंबर ए, ऑडिटर शुड obtain an understanding of, point number A, auditor should obtain an understanding of, auditor should obtain an understanding of entities process to compute provisions, entities process to compute provisions on different types of advances, that is standard assets and non-performing assets. Different types of advances, that is standard assets and non-performing assets. Point number 2, auditor should check whether, point number 2, auditor should check whether bank has properly classified, should check whether bank has properly classified their advances, as per RBI norms. As per RBI norms, that is classification under, standard, that is classification under standard, comma substandard, comma doubtful and loss assets. Standard, substandard, comma doubtful एंड लॉस एसेट्स। तो पहले तो हम बैंक से पूछेंगे आपका तरीका क्या है भाई क्लासिफिकेशन करने का। अगर क्लासिफिकेशन गलत होगा तो प्रोविजन का अमाउंट अपने आप गलत हो जाएगा। सो पहले क्लासिफिकेशन करने का आपका तरीका क्या है वो समझेंगे, फिर उस तरीके को चेक करेंगे। बेसिकली कोई तरीका नहीं होता, सिस्टम होता है यार। कोर बैंकिंग सोल्यूशन शुड एक्चुअली डू दिस और आरबीआई गाइडलाइंस इज इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो एक्चुअली कंट्रोल टेस्टिंग आपके लिए क्या बन जाता है, एसेंशियल। प्राइवेट बैंक में, पीएसयू बैंक में मुश्किल है क्योंकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस में अभी भी कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए वहां पे कंप्लीट सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, वहां पे ब्रांच ऑडिट भी जरूरी होता है। तो ये जो चेकिंग है ब्रांच लेवल पे होगा, फिर ब्रांचेस की रिपोर्ट कहां पर आएंगे, हेड ऑफिसेस में आएंगे, फिर हेड ऑफिसेस की रिपोर्ट कॉर्पोरेट में आएंगे। मतलब सुनिए, एसबीआई के केस में हजारों ब्रांचेस हैं, तो आपके रीजनल हेड ऑफिसेस होंगे, वो सारे हेड ऑफिसेस में लोकल ब्रांचेस का रिपोर्ट्स आएगा, वो हेड ऑफिसेस का रिपोर्ट कॉर्पोरेट के ऊपर आएगा और फिर फाइनल ऑडिट किया जाएगा एज अ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज अ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और मैंने आपको याद है क्या, एसबीआई के केस में नंबर ऑफ जॉइंट ऑडिटर दिखाए थे अंडर एसे 299, जहां पर आपने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन किया था कितने जॉइंट ऑडिटर ने साइन किया है। याद आया क्या एसबीआई का रिपोर्ट, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट के लास्ट में से याद है क्या, लिस्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स होते थे, आपने काउंटिंग किया था 1 2 3, ऐसा नहीं होता है, उस फर्म के लिए इसने साइन किया है, ऐसा होता है। कुछ याद आया क्या, पक्का? मतलब इन सिंपल टर्म्स सबसे पहले कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का टेस्टिंग एसेंशियल है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, हम लिखने के लिए जनरल बात बोल रहे हैं कि भाई बैंक का तरीका समझो, प्रोसेस समझो, कैसे वो लोग एडवांसेस को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन बराबर होगा फिर प्रोविजनिंग बनाया जाएगा। लेट्स राइट डाउन अबाउट प्रोविजनिंग। कितने पॉइंट लिखे आप लोगों ने? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, ऑडिटर शुड वेरीफाई on a sample basis. Point number C, auditor should verify on a sample basis whether the above classification, on a sample basis whether the above classification is appropriate. अब पहले तो हमने क्लासिफिकेशन का तरीका समझा और थोड़ा सैम्पलिंग लगा के उनके क्लासिफिकेशन को चेक कर लिया। तो कहना है पॉइंट नंबर 2 and 3 आर इंटरकनेक्टेड।
टू में क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो समझा, थ्री में उसे चेक किया. ऑनेस्टली इट्स प्योरली कंट्रोल टेस्टिंग, ऑनेस्टली. बट आपको एग्जाम में 2 पॉइंट लिख के मार्क्स मिल जाएंगे. I hope you're understanding this. I'm just making you write this answer purely from ICAI point of view. If given an option, I would have taught you only CBS testing. उसके लिए मैं आपको मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, सिर्फ सीबीएस पढ़ाता और आप ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है आपको, बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में. हमें पहले उनका आंसर ऐसे लिखना पड़ता. ओके, इस पॉइंट नंबर एबीसी क्लियर टू यू. इधर सिर्फ क्लासिफिकेशन समझा है, अब प्रोविजन पे जाएंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर auditor should verify whether appropriate provisions are created for different types of advances as per RBI norms. For different types of advances as per RBI norms. ब्रैकेट्स में लिखो रेफर पेज नंबर मिलेगा रेफर पेज नंबर 10.23 फॉर द टेबल. रेफर पेज नंबर 10.23 फॉर द टेबल. आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 5. अब मैं दोनों पॉइंट्स को एक साथ में क्लब करके लिखवा रहा हूं. पॉइंट नंबर 5, ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन. पॉइंट नंबर 5, ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन whether entity has created appropriate provisions for different types of expenses, as well as provisions for tax payments. Different types of expenses as well as provision for tax payments. क्योंकि अदर प्रोविजंस भी होते हैं आपको, वो आपको चेक करने चाहिए. ये सेम प्रोविजन का टेस्टिंग आपको चैप्टर 5 में पढ़ाया था, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज. याद आया क्या? वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे 2 ही चीज एक्स्ट्रा थी. एडवांसेस के लिए क्लासिफिकेशन अलग है एंड उनका प्रोविजनिंग का तरीका अलग है. जो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से हमको चेक करना है वो वैसा हुआ है या नहीं हुआ है. तो अगर आपको आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन है, अलग प्रोविजनिंग है, इतना पता है, आपको वही चीज को उठा करके 4 पॉइंट में लिखना है और आपके लिए मार्क्स मिल जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू? खत्म हो गया ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस. आपको बोला ना उसमें कुछ भी ढंग का ऑडिट वाला पार्ट नहीं है. वो चैप्टर बनाया ही बैंकिंग कंपनी का इंट्रोडक्शन देने के लिए, ना कि ऑडिट के लिए. ओके, आगे बढ़े. लेट्स गो टू इनकम साइड. नोटबुक में जाइए. हमने पहले पढ़ा ऑडिट ऑफ एडवांसेस. चेक करो एक बार नोटबुक के अंदर, पूरा ऑडिट वाला पार्ट लिखवा के दिया. ऑडिट ऑफ एडवांसेस में स्पेसिफिक क्वेश्चन बताए सारे के सारे. फिर पढ़ाया ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस. अब अगला हेडिंग आएगा ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज इनकम. ऑडिट ऑफ इनकम. इसमें एक ही मेजर चीज डिस्कस करेंगे अपन. कौन सा वाला? इंटरेस्ट इनकम. कौन सा वाला इनकम? इंटरेस्ट इनकम. ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स. इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट इनकम. ब्रैकेट्स में लिख दो. मेजर फोकस जो अपना रहेगा इंटरेस्ट इनकम पे रहेगा. बाकी चीजें हैं उसका आपको ओवरव्यू दिया जाएगा. ब्रैकेट्स में लिख दो इंटरेस्ट इनकम. वही डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में. अभी के लिए हियर मी आउट फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. देखिए आपके मॉड्यूल्स में आइए पेज नंबर 10.30. बैंकिंग बिजनेस के अंदर इनकम को आप 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. पहला पार्ट जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट अर्न्ड, क्योंकि आपका मेजर कंपोनेंट यही रहेगा. दूसरा पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अदर इनकम. उसमें सारे मिसलेनियस चीजें एक साथ में आ जाएगी. सारी मिसलेनियस चीजें कहां चली जाएगी? अदर इनकम में. घबराओ मत, अदर इनकम को टेस्ट करने का प्रोसेस लिखा ही नहीं है उन्होंने. जब लिखा ही नहीं तो पूछेगा कैसे?
और एक्चुअली में उसका मेजोरिटी स्टेप्स जो है वो सीबीएस में इंटीग्रेट होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल्स आल्सो, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल आपको मालूम रहेगा ना, बैंक आपको वो क्रेडिट डेबिट के मैसेज भेजता है, वो एसएमएस चार्जेस के लिए भी वो पैसा चार्ज करता है आपको, एसएमएस भेजने के लिए पैसा लगाता है आपको, वो बैंक स्टेटमेंट डेबिट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है जो बैंक लगा देता है, वो चार्जेस सब कुछ अदर इनकम में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए चार्ज है, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, उनके लिए तो इनकम है ना यार। दे ऑल विल बी कैटेगराइज अंडर अदर इनकम। पर देखो पहला फोकस किसके ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट अर्न्ड। मतलब सोचिए, आपने जो अलग अलग टाइप के एडवांसेस दिए होंगे, आपने लेट्स से बिल्स परचेस करके डिस्काउंट किया होगा, आपने ओडीसीसी फैसिलिटी दिया होगा, आपने टर्म लोन्स दिए होंगे, इन सब के ऊपर आइडियली आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, बिल्स में भी आपको डिस्काउंट वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, दैट विल बी अ लमसम इनकम जो आपको मिल सकता है, कि बिल को आपको आगे देने के बाद पैसा 100 रुपए मिलने वाला है, आपने परचेस किया होगा 80 के अंदर, 20 रुपीज का आपको बाई डिफॉल्ट बेनिफिट मिलेगा। बट अगर ये बिल 2 साल के लिए राइट किया हुआ होगा तो 10 रुपए इनकम पहले साल में आएगा, 10 रुपए इनकम अगले साल में जाएगा, वो एडवांस में 20 रुपए आ गया ऐसा दिखा देंगे। बराबर है। तो कहना इसे मेजर इनकम मेरे लिए क्या आने वाला है, इंटरेस्ट on my advances, discount on my bills, interest income on my investments, interest on my balances which I maintain with the RBI because of CRR, कैश रिजर्व रेशो, अगर आपने सुना होगा, या अदर इंटरबैंक फंड्स हमारे पड़े होंगे, उन सब पे हमें क्या मिलने वाला है, अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये बस एक ओवरव्यू है, हमारा प्रोसीजर जो डिस्कशन होगा वो जाएगा यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट इनकम। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आई विल हेल्प यू टू समराइज दिस ऑल्सो, डोंट वरी। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, लुक एट द अदर इनकम। कैन यू सी अदर इनकम में पहला चीज क्या है, अलग अलग टाइप का कमीशन मिलता है, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज का पैसा मिलता है। कैन यू सी नोट नंबर 1, नीचे देखो उसमें भी लिस्ट है, 2-3 चीजें तो एटलीस्ट मार्क करो, सुना है क्या एटलीस्ट, ये मोबाइल बैंकिंग फीस नहीं होती है आजकल, इसके लिए एसएमएस चार्जेस लगाते हैं वो लोग, लोन प्रोसेस करने का पैसा चार्ज करते हैं वो लोग, डू दे चार्ज यू लोन प्रोसेसिंग फीस, वो नॉर्मली खत्म कर देते हैं, वो बोलते हैं चार्ज करेंगे बट एक्चुअली लोन प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता, स्टैंप ड्यूटी लगता है, यू नो दैट राइट। वो जो मॉर्टगेज डीड बनती है ना फॉर एग्जांपल, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है, रेंटल एग्रीमेंट के लिए भी स्टैंप ड्यूटी होती है, अमाउंट छोटा होता है, लोन के अंदर लोन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इट इज अ परसेंटेज, 0.5, 0.75, 1% का रेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, फिर सर आपको लॉकर फैसिलिटी मिलता है क्या, उसके लिए रेंट आपको पे करना पड़ेगा, लॉकर फैसिलिटी इज एक्चुअली अ स्कैम। हाउ, अगर मुझे लॉकर फैसिलिटी चाहिए बैंक के अंदर, मैंने उनको बोला आई वांट अ लॉकर फैसिलिटी, हमेशा स्टैंडर्ड आंसर आएगा हर बैंक का, अवेलेबल ही नहीं है, ऑल लॉकर्स आर फुल। फिर तुम अगर बार बार बोलेंगे उसको तो तुमको एक रेस्पेक्टिव पर्सन रीच आउट करेगा, ठीक है सर एक लॉकर मिल सकता है, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, मतलब क्या आप कुछ एफडी बनाने को तैयार हो, कोई आप फंड वगैरह खरीदने को तैयार हो, डेट फंड वगैरह, कोई पॉलिसी लेने को तैयार हो, बेसिकली कुछ तो दूसरा चीज जो चिपकाएगा तब लॉकर मिलेगा। उनके पास लॉकर अवेलेबल होते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, दे जस्ट वांट लॉकर के बदले इससे कोई दूसरा पैसा आ जाना चाहिए ऑफिशियल तरीके से, कोई करप्शन नहीं बोल रहा, ऑफिशियल तरीके से। ये भी एक तरीके से एक्सटॉर्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो उसके बदले वो आपसे एफडी बनवा लेगा 5 लाख रुपए का, लॉकर का रेंट अमाउंट बहुत छोटा रहेगा, 200 रुपए 300 रुपए महीने का रहेगा, उससे उसको इनकम नहीं है, उसको इनकम है कि लॉकर के बदले वो तेरे से कोई ना कोई दूसरा पॉलिसी बेचेगा, फंड बेचेगा, डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा ले लेगा, ये वो तरीका यूज करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, जाने दीजिए। फिर याद है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बैंक के साथ में, आजकल उन्होंने सेग्रीगेशन कर दिया है, बैंक के अंदर नहीं होता, सेपरेट सिक्योरिटीज अकाउंट बना देते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज अलग है, बट एचडीएफसी ग्रुप का ही पार्ट है, तो विल यू ओपन योर डीमैट अकाउंट विद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, और उसके नंबर्स क्लबिंग होंगे, डैशबोर्ड में देखेंगे, आपको मैंने बताया था। तो कहना इसे ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसे देखो हजारों और तरीके हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए जाओगे, आप करेंसी खरीदने के लिए जाओगे, विल दे चार्ज यू समथिंग, उसमें डबल परेशान करते हैं। फॉरेक्स अगर आपको खरीदने का बैंक से, तो उसका बाइंग रेट अलग है, सेलिंग रेट अलग है, मालूम है ना आपको, ये फॉरेन करेंसी का बाइंग रेट अलग है, सेलिंग रेट अलग है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल $1 का स्टैंडर्ड रेट अगर चल रहा है लेट्स से 85, वो बोलेगा इफ यू वांट टू बाय डॉलर वी विल चार्ज यू मोर देन 85, इफ यू वांट टू सेल डॉलर विल गिव यू मोर लेस देन 85, मतलब उसका बाइंग विल बी मोर देन द स्पॉट रेट, मोर देन द 85 इज द स्पॉट रेट, जो करंट मार्केट रेट रहेगा, उससे ज्यादा वो चार्ज करेगा अगर आपको बाय करना है, और बेचना हुआ तो उससे कम पे करेगा, फिर कमीशन लगाएगा उसके ऊपर।
पहले वो रेट में कमीशन इंक्लूड करेगा, फिर उसके ऊपर अलग से कमीशन लगाएगा एज अ ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसीलिए प्राइवेट बैंक्स आर कंसिडर्ड एज शार्क्स, कि उनके थ्रू अगर आपने फॉरेक्स वगैरह किया मतलब आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि उनके जो कोर कस्टमर्स होते हैं वो उनके अलावा किसी और के पास जाते नहीं है। तो उनको पता है कि ये कोर कस्टमर्स को थोड़ा बहुत चार्ज कर लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। बैंक हमेशा इस रूल पे जाता है, पहले चार्ज कर लो, लड़ाई करना है तो देखेंगे क्या करने का है। यू नो दैट राइट। क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा होता है, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़े से हाई ऊपर वाले कार्ड्स which have a yearly charges, can be 10,000 rupees, 15,000 rupees. There are cards which can cost you 50,000 rupees also annually. It's common as a charges. Now when you take such cards, they come up with a rule कि अगर आपने साल भर में इतना पैसा खर्च कर लिया तो अगले साल का रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करेंगे। वो पहले रिन्यूअल फीस चार्ज कर देंगे, वो वेट करेंगे तू आके रिवर्सल के लिए बोल। उनके रूल के हिसाब से उन्होंने आपको फीस चार्ज ही नहीं करना चाहिए, वो फीस चार्ज कर देंगे और बोलेंगे अगर तेरे को दिखा तो तू आके मेरे को बोलना, फाइट कर अबाउट दिस, देन दे विल रिवर्स इट ओनली इफ ऑथराइज्ड पर्सन इज ऑथराइजिंग इट। फिर वो ईमेल लिखेंगे, ईमेल का ट्रेल चलते रहेगा, अप्रूवल आएगा, फिर अगले स्टेटमेंट में रिवर्स करेगा, तब तक उसका रेवेन्यू एक बार रिकॉग्नाइज हो चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो बैंक से लड़ाई करना इन टर्म्स ऑफ इनकम डेंजरस है। आई होप यू नो दैट। जाने दीजिए, ये अलग अलग टाइप्स है उनके, उनको तरीका है अलग अलग तरीके से पैसा कमाने का। हमें किधर फोकस करना है? ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। नोटबुक में जाइए, अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। हम ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में एक ही आंसर लिखेंगे, कौन सा? इंटरेस्ट इनकम। इज दिस क्लियर टू यू? ये मेरे हिसाब से बहुत कम बार पूछा गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैज बीन आस्क्ड ओनली वंस इन लास्ट 5.5 years। आई बिलीव ये क्वेश्चन कभी ना कभी जल्दी ही वापस आपको देखने को मिलेगा, अगर बैंक ऑडिट से क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ इनकम, while carrying out the audit of income, auditor should understand the different types of transactions. Auditor should understand the different types of transactions which may result into income. Different types of transactions which may result into income for banks. Different types of transactions which may result into income for banks, so that he can evaluate, whether there is any unrecorded income, that he can evaluate whether there is any unrecorded income, or whether there is any unrecorded income, or income is recorded in wrong period, or income is recorded in wrong period, or the amounts recorded are not accurate, not recorded in the correct period, and the amounts recorded are also incorrect, correct, accurate, जो लिखना है लिख लो, सेम ही चीज है। इस अभी तुम सेंटेंस अपने हिसाब से बिल्ड करो, मेरे को थोड़ी याद रहेगा यार। हमें देखना है, ये जनरल सेंटेंस लिखाया है, आपके पास में ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो बैंक के लिए इनकम बनते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा, तब हम जाके ये चेक कर पाएंगे कि कोई अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है। अगर हमको पता ही नहीं है दैट दीज आर द 10 सोर्सेज ऑफ इनकम, हाउ कैन वी एंश्योर दैट देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम? अरे बराबर है कि नहीं? तो पहली चीज तो आई शुड अंडरस्टैंड क्या क्या अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन है जिससे आप लोग अपने बुक्स में इनकम रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वजह से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है क्या जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, मतलब कंप्लीटनेस पे डाउट आएगा, या हमें लगेगा ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया होगा, गलत पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया होगा, कट ऑफ में डाउट आएगा। फिर हमें लगेगा जो अमाउंट रिकॉर्ड किया वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। आई विल शेयर वन एग्जांपल विद यू, वेरी कॉमन प्रैक्टिस। बैंक की बैलेंस शीट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली लिस्टेड बैंक्स, इट्स वेरी वेरी केयरफुली एंड विजिलेंटली लुक्ड अपॉन। इसीलिए क्वार्टर एंडिंग जैसे आता है, जैसे आपका अप्रैल मई जून, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर, दैट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज एक्चुअली रिस्क ऑल्सो, इवन इन एचडीएफसी बैंक। थोड़ा कम है वहां पे,
बट जितने भी आपके छोटे बैंक्स हो गए, आप नोटिस करेंगे जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर है ना, वो ऑलमोस्ट क्वार्टर एंडिंग के 10-15 दिन पहले कॉल करना शुरू कर देगा। क्या बोलेगा पता है क्या? सर जो पैसा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है वो 30 तक मत निकालना, 1 तारीख को निकाल लेना। समझ में आया क्या मेरा बात? या अगले 5-7 दिन के लिए इज इट पॉसिबल कि जो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा उसको भी इधर लेके आ जाओ, उसके बदले में आपको जो सर्विस चाहिए प्रोवाइड करेंगे, बट ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर बैलेंसेस। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं डिपॉजिट स्टर्डी है उनके, क्योंकि क्वार्टर एंडिंग का जो डिपॉजिट का नंबर है वो वहां पे बाहर पब्लिश होने वाला है, वो दिखाना चाहेंगे डिपॉजिट्स बहुत बढ़िया है। बहुत बार ऐसा होता है जहां पे उनके मतलब बैंक्स के केस में इतना एक्सट्रीम सिचुएशन है, दे आर वर्किंग इन सच अ डेंजरस सिचुएशन कि उनके पास में एक्सट्रीम टारगेट्स हैं। वो अगर टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉइज के लिए बैंक्स में काम करना मुश्किल है। मैं आपको बोला भी था एक बार ट्विटर के ऊपर HDFC बैंक का जो एक जूम मीटिंग था उसका वीडियो बाहर चले गया था, दैट वन गाय फ्रॉम कैलकाटा HDFC बैंक हु वाज सपोजिटली अ हेड वाज एक्चुअली अब्यूजिंग द एम्प्लॉइज। आई डोंट केयर डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा है, आई डोंट केयर लोन कितना जा रहा है, आवर रियल मार्जिन इज नॉट इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, आवर रियल मार्जिन इन सेलिंग पॉलिसीज। तुमने पॉलिसी बेच करके टारगेट अचीव करना है, तुम कस्टमर को कैसे भी ये पॉलिसी बेचो, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू अचीव दीज टारगेट्स। इफ यू डोंट अचीव दीज टारगेट्स यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द बैंक। दिस हैज हैपेंड इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक लाइक HDFC बैंक। छोटा बैंक का तो हालत सोचो क्या होगा, मतलब उनके ऊपर तो प्रेशर इतना इनॉर्मस है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एंड इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बैंक्स जो है, क्योंकि उन्हें भी एक तरीके से अपने आप को बिजनेस में बढ़िया दिखाना है, दे आर इन दैट रेस बिकॉज ऑफ विच उनका फोकस ऑन बैंकिंग कम हो गया है, उनका फोकस ऑन इनकम ज्यादा हो गया है। अब उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट इनकम में दिमाग नहीं जाता, उनका फोकस है अदर इनकम के अंदर, क्योंकि अदर इनकम के अंदर आपके पास ऑप्शन है पॉलिसी बेचो, फंड्स बेचो, कुछ भी बेचो, डायरेक्ट कमीशन मिलता है आपको। और बैंक को डायरेक्ट कमीशन क्यों मिलता है? क्योंकि बैंक के पास में डायरेक्टली उन कस्टमर्स का एक्सेस है जिनके अकाउंट में पैसा है। तो उनको मालूम है मेरे पास में ये 1000 कस्टमर जिनके अकाउंट में एवरेज बैलेंस ही मेंटेन्ड है, इनको प्रोडक्ट बेचा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बिकेगा। और एक बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर आपसे हर हफ्ते कनेक्ट होता है। एक म्यूचुअल फंड वाला नया बंदा आएगा, पॉलिसी नया बेचने के लिए आएगा, आप उसके बाद नहीं सुनोगे, पर अगर बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर बेचने का ट्राई करेगा आप उसके बाद सुन लोगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको हर महीने डील करना है। प्रॉब्लम क्लाइंट के लिए भी है कि वो मना भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि सामने वाला तुम्हारे लिए काम करता है। एक एग्जांपल बोलता हूं, बहुत सारे केसेस में अब आपको NEFT करना, RTGS करना है, अब दिन भर लेक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल, अब NEFT RTGS करने के लिए अगर पेई ऐड नहीं किया हुआ है तो आपको पेई ऐड करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? देयर आर RMs जिनको आप डेडिकेटेड नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या ईमेल के ऊपर जस्ट अकाउंट का डिटेल ऐड कर दो, कंट्रोल से कंट्रोल भी, वो आपके बीएफ पे NEFT RTGS कर देगा ऑन दैट रिस्क कि आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेज दी है। मैं इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूं, बिजनेस अकाउंट से छोड़ दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दे एक्चुअली प्रोवाइड दिस सर्विस, उस बदले वो इंश्योर करता है कि तेरे को कुछ ना कुछ चिपका दे। बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहले मुझे बैंक में समझना पड़ेगा आपके कौन से ट्रांजैक्शन से इनकम क्रिएट होता है, फिर हमको बेसिक असर्शन का चेकिंग करना है। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? ठीक लगता है? राइट डाउन पॉइंट नंबर B। Auditor should verify whether bank is recognizing its income, whether bank is recognizing its income on accrual basis, comma, in today's time interest entries are system generated transactions. In today's time interest entries are system generated transactions in the core banking solution. Interest entries are system generated transactions in the core banking solution. CBS में मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन आपका हिट करता है, इन सामने वाले के अकाउंट को डेबिट करेगा, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा कि आपको ये इनकम मिलना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लोन वाले सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपका OD फैसिलिटी, CC फैसिलिटी है,
उसका स्पेसिफिक डेट रहेगा, उस डेट को वो चुपचाप इंटरेस्ट का अमाउंट आपके स्टेटमेंट में हिट कर देगा। वो कैलकुलेशन वगैरह कोई मैनुअली नहीं होने वाला है, इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली, और उससे आपका नेगेटिव बैलेंस और बढ़ जाएगा बाय डिफॉल्ट। और अगर आपका नेगेटिव बैलेंस बढ़ करके आपकी यहाँ पे ड्रॉइंग पावर को क्रॉस कर गया है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दैट योर डीपी लिमिट हैज बीन सरपास्ड। तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा विद इन दीज नंबर ऑफ डेज। इस तरीके का नोटिफिकेशन आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंड करता है। सो इट्स मोर ऑफ ऑटोमेटेड इन टुडेज टाइम। फिर भी हमको चेक कर रहे हैं सिस्टम बराबर फंक्शन करता है या नहीं करता है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। 2 पॉइंट लिखे आपने, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। In cases of NPAs, in cases of NPAs, comma RBI guidelines, in case of NPAs, RBI guidelines requires banks, RBI guidelines requires banks not to recognize income, not to recognize income on accrual basis, not to recognize income on accrual basis, rather follow cash basis। तो एनपीए के केस के अंदर क्लियरली बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस है कि आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते इंटरेस्ट इनकम का, प्योरली क्या फॉलो करना पड़ेगा, कैश बेसिस। यहीं पे आपको एक पॉइंट और लिखाऊंगा कि जब हम पहली बार एक एडवांस को एनपीए क्लासिफाई करते हैं तो क्या होगा, वो 90 डेज का पीरियड रहेगा ना, जो पैसा ड्यू था पर आया ही नहीं। याद है क्या, ड्यू डेट के बाद में 90 डेज तक इट इज आउटस्टैंडिंग बट इट इज नॉट एनपीए, पर 90 डेज के बाद में वो एनपीए बनेगा। तो वो एनपीए बनेगा तो हो सकता है ना ये ऑलमोस्ट 90 डेज का पैसा आपने इंटरेस्ट इनकम बुक कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक तो एनपीए है नहीं, तो इंटरेस्ट इनकम बुक कर लिया, अब वो एनपीए बन गया। तो सर जो पैसा आपने बुक्स में अक्रूवल पे रिकॉर्ड किया हुआ है पर रिसीव नहीं हुआ है, उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। एज पर आरबीआई नॉर्म्स, as per RBI norms, when a credit facility is classified as per RBI norms, when a credit facility is classified as NPA, a credit facility is classified as NPA for the first time, when a credit facility is classified as NPA for the first time, comma, interest accrued, comma, interest accrued and credited, interest accrued and credited to the income account, interest accrued and credited to the income account for the respective NPA, for the respective NPA which is not being realized, for the respective NPA which is not being realized, either should be reversed, which is not being realized, either should be reversed or provided for, either should be reversed or provided for। Normally reversal is the norm, आपने उसे रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि यहां से वो एनपीए क्लासिफाई हो चुका है, मतलब इसके पहले तक उस सेम अकाउंट में जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट आपने इकट्ठा किया है वो आप रिवर्स कर दीजिए। इसके आगे वो रिकवर हो गया तो कैश बेसिस पे आप अकाउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया है क्या? स्पेंड 2 मिनट्स, आई हैव डन विद 4 पॉइंट्स, राइट? चारों अच्छे पॉइंट लिखे हैं, रीड कीजिए, आई विल हेल्प यू विद 2-3 मोर पॉइंट्स। एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आपने नोटबुक में लिखा है। दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन आई बिलीव which will be asked for a 3 mark or 4 mark the coming exams।
Done? Write down point number 5. Fees and commissions earned by the bank. Fees and commissions earned by the bank. Fees and commissions earned by the bank due to renegotiations or rescheduling of outstanding debts. Rescheduling of अरे वो जानबूझ के कर रहा, तुम लोग सोने वाले थे ना. Rescheduling of outstanding debts should be recognized on accrual basis. Rescheduling of outstanding debts should be recognized on accrual basis. Should be recognized on accrual basis for the renegotiated period. Accrual basis for the renegotiated period. थोड़ा बहुत ऐसा इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह सुना है क्या? उसके बाद में आप थोड़ा क्या करते हो, अपने बैंकर्स वगैरह के पास जाते हो, उनको बोलते देख भाई जितना पैसा ड्यू है ये मिलने वाला है नहीं तेरे को, एक काम कर तू मेरे को ये बार बार परेशान करना बंद कर कि इंटरेस्ट नहीं पे किया, इंटरेस्ट छोड़, प्रिंसिपल देने की बात करता हूं, वो भी 3 साल के बाद रीपेमेंट शुरू करूंगा. तो रीनेगोशिएशन करेंगे. इट इज लाइक ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को खत्म कर रहे हैं, नई फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और एज पर न्यू टर्म्स अगर आप श्योर हैं कि इतना पैसा रिकवर होगा तो आप वापस से अक्रूवल बेसिस पे जा सकते हैं. तो आपको ऐसे रीनेगोशिएशन के बाद, रीस्केड्यूलिंग के बाद जो पैसा आना चाहिए शायद उसको आप अक्रूवल बेसिस पे लेके जा सकते हैं. अब इधर ना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. जनरली आप एनपीएस को ऐसा रीनेगोशिएटेड दिखाते हैं, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना फिर शुरू कर देते हैं और फिर वो एनपीए बन जाते हैं वापस से. तो नॉर्मली आरबीआई का जो इंस्पेक्शन टीम है वो यही बोलता है, ऐसे जो आपने रीनेगोशिएट किए हुए टर्म्स हैं वो कहीं पर भी बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए. दे शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक. ये आपने केयरफुली देखना चाहिए. नीचे लिखिए एक नोट. 5 मिनट हो गए ना, एक नोट और लिखिए. एज पर आरबीआई डायरेक्शंस, any income component, as per RBI directions, any income component which exceeds 1% of total income, which exceeds 1% of total income, whether recognized on gross basis, or in case of net basis, if it is more than 1% of net basis, if it is more than 1% of net profits, 1% of net profits before taxes, then AS 9 should be considered. बेसिकली वो बोलता है, बैंक्स का एक कॉमन प्रैक्टिस है, वो बोलते हैं यार हम ना कैश बेसिस पे ही हमारे फीस कमीशन रिकॉर्ड करते हैं, जब पैसा आएंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, और ये छोटे छोटे अमाउंट कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे. तो कभी कभी बैंक का जो ट्रू पिक्चर है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे विजिबल नहीं होता है. तो आरबीआई ने बोला अगर आप ग्रॉस बेसिस पे देखेंगे तो आपका जो ओवरऑल इनकम है
अगर कोई एक इनकम कंपोनेंट इज मोर देन 1% ऑफ दिस नंबर, तो हम चाहेंगे इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इसको आप कैश बेसिस के बजाय अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करें। सिमिलर रूल आप नेट बेसिस पे भी लगा सकते हो, जहां पर आप ग्रॉस के बजाय नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस देखेंगे। अगर वहां पर आपका इंडिविजुअल इनकम कंपोनेंट इज मोर देन 1%, तो उसको भी आपने कैश बेसिस के बजाय अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मेजॉरिटी बैंक्स आजकल अक्रूवल बेसिस फॉलो करती है, बिकॉज नाउ बैंक्स आर फाइटिंग टू गेट मोर वैल्यूएशन एंड बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट, सो दे एक्चुअली वांट टू शो बेटर इनकम। पहले ये ऑपोजिट था, क्योंकि पहले लोगों को कैपिटल मार्केट से फर्क नहीं पड़ता था, अब बैंक्स को भी फर्क पड़ता है। उनका बोरोइंग कैपेसिटी उस पर डिपेंडेंट होता है। बेटर रेपुटेशन की वजह से उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर HDFC बैंक कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, थोड़ा समझ में आया क्या? ये है टेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम। खत्म हो गया इंटरेस्ट इनकम। अब यहां पे आइए सीधा पेज नंबर 10.32। कुछ ऐसा कंटेंट लिख के दिया है जो हम सिर्फ रीड करके क्लोज करेंगे। हर एक चीज में उसका एक ही प्रिंसिपल है। पेज नंबर 10.32, हर एक चीज में एक ही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? अगर किसी न किसी सोर्स से आपका जो एसेट है, वो जहां से इनकम आ रहा है, इफ दैट इज क्लासिफाइड एज NPA, योर इनकम रिकॉग्निशन विल चेंज, इट विल बिकम कैश बेसिस। पुराना पैसा क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, आगे ये भी बोलेगा आपका आपके एनपीए से थोड़ा रिकवरी हो गया, फुल रिकवरी हो गया, पार्शियल रिकवरी हो गया। रिकवरी होने के बाद में क्या आपने रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इनकम को? यस। अगर पैसा रिकवर हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कैश बेसिस है। इसके आगे आपको अक्रूवल पे जाना है क्या? इसके लिए आपको शॉर्ट एविडेंसेस चाहिए कि अब ये वापस से आउट ऑफ ऑर्डर से नॉर्मल अकाउंट बन गया है, यहां से आगे हमको पैसा मिलते रहेगा, तब जाकर के वापस से कैश से अक्रूवल पे शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आपने स्ट्रिक्टली कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए। इसके अराउंड 2-4 एरियाज है, उनको डिस्कस करके क्लोज करते हैं। आइए पेज नंबर 10.32, कैन यू सी अ वर्ड रिवर्सल ऑफ इनकम? देखिए, इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल्स परचेज्ड बिकम्स NPA, फटाफट जल्दी जल्दी जो बढ़ रहा है सेम ही चीज लिखा हुआ है, रीड करना उड़ाने का। इफ इट बिकम्स NPA एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, जितना भी इंटरेस्ट अक्रूड है एंड जो क्रेडिट कर दिया है पास पीरियड्स में, क्या उसको रिवर्स करना पड़ेगा? हाँ। इफ इट इज नॉट रियलाइज्ड, अगर रियलाइज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ इट इज नॉट रियलाइज्ड, आपको उसको रिवर्स कर देना चाहिए। विल इट ऑल्सो अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स ऑल्सो? यस। रिमेंबर, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे, स्टेट गवर्नमेंट कवर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कवर नहीं होता, बताया तुमको मैंने ऊपर। पढ़ा क्या है रूल्स आपको यार? देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, जो भी फीस मिलना है, कमीशन मिलना है, कोई भी ऐसा इनकम जो आपको लगता है अभी तक अक्रूड था, उसको क्या कर देना चाहिए? रिवर्स कर देना चाहिए, जैसे ही आपने इस एसेट को क्लासिफाई कर दिया एज अ एनपीए। स्टैंडर्ड रूल है, बस वो अलग अलग तरीके से बताते जाएगा, ये सब भी रिवर्स करने पड़ेंगे। फिर देखो पॉइंट नंबर 3, अब ये आज की तारीख में होता नहीं है, ये बोलता है प्रीवियस पीरियड्स में कुछ इनकम गलत ही रिकॉर्ड कर दिया आपने, शायद जो एक्चुअली में आपको लगा रिसीव होने वाला होगा, रॉन्गली आपने उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर दिया, बाद में वो इनकम एक्चुअली रियलाइज हुआ नहीं, तो रॉन्ग इनकम रिकॉग्निशन को आपको ऑब्वियसली रिवर्स करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो तो हर बिजनेस में होगा, तो बैंक में भी होगा। इन केस ऑफ बैंक्स विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम in the past, should they reverse the same in the current year? Yes. या उसके लिए क्या बना देना चाहिए? प्रोविजन बना देना चाहिए। क्या ना, इसे हर जगह में आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिखा रहा है कि भाई पुराना अगर पैसा इनकम के फॉर्म में दिखाया हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है, एनपीओ हो गया है, रिवर्स कर दो। आगे भी कैश बेसिस पुराना वाला जो अभी तक रिसीवेबल है उसे जीरो कर दो, या तो उसे जीरो कर दो या उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट कर दो? प्रोविजन क्रिएट कर दो। बात सेम हो जाएगा, बैलेंस शीट में नेट इंपैक्ट जीरो आ जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, इट्स लाइक अलार्मिंग सिचुएशन। ऑडिट को इंक्वायर करना चाहिए क्या कुछ सिग्निफिकेंट डेबिट्स हैं इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। आपको मैनेजमेंट के बंदे से या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे पूछना चाहिए, इतने सिग्निफिकेंट एंट्रीज क्यों पास किए जा रहे हैं कुछ इंटरेस्ट अकाउंट्स के अंदर? हो सकता है देयर आर रीनेगोशिएशंस गोइंग ऑन विद द कस्टमर, उस वजह से आपने कुछ जगह इंटरेस्ट चार्ज करके पहले रिवर्स कर दिया होगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा वापस से। जैसे बोले ना, बैंक के चार्जेस अब रिवर्स करने के लिए जाते हैं, तो बैंक्स में बहुत कॉमन होता है, बिकॉज कस्टमर इज फाइंडिंग प्राइमा फेसिया आपका पैसा रिवर्स भी किया जा सकता है और फिर से उसको वापस चार्ज किया जा सकता है। ऐसे अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनकम रिकॉग्नाइज, रिवर्स, रिकॉग्नाइज अगेन, कैन आई से दिस में
टेल यू दैट देयर कैन बी मैनिपुलेशन ऑन द एंड ऑफ बैंक मैनेजर्स। आपको वो केयरफुली चेक करने का ट्राई करना चाहिए कि ऐसा बार बार सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों किए जा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने आपको बताया था ना, डीडी अगर आपने बनाया, वो डीडी अगर बाउंस हो गया तो वो क्या बोलेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट में चार्जेस लगा देगा। जैसे आपने सुना होगा, आपने सेविंग्स अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, दे चार्ज यू सम मनी, यू नो दैट। मिनिमम बैलेंस जो बोलता है, अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो वो चार्ज लगाते रहता है। अब वो चार्ज लगाते रहेगा, हो सकता है आरएम ने अकाउंट खोलने से पहले बोला था कोई चार्ज नहीं लगेगा सर, पर चार्जेस लगा दिए क्योंकि सिस्टम चार्ज कर रहा है। फिर आप लड़ाई करने के लिए जाओगे, आप क्या बोलोगे, रिवर्स कर उसको बैठ के। अब वो क्या बोलेगा, ठीक है रिवर्स करवाता हूं सर। पहले रिवर्स करवाएगा, किससे, एट अ लोकल लेवल से। बट हो सकता है सिस्टम ने ऊपर जाके फिर से रिजेक्ट कर दिया होगा उसको, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट दिया, इसके एंड से रिवर्स किया, ऊपर वाले ने फिर से उसको रिजेक्ट किया, तो फिर से चार्जेस लगा देगा आपको। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपको आपके अकाउंट में देखने को मिल सकते हैं। इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अर्लियर, क्योंकि कंट्रोल लोअर लेवल पे था। जब से सेंट्रलाइज हो गया, ब्रांच मैनेजर बोलता है मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, सीधा ऑनलाइन बैंकिंग को कॉल करो। अगर उन्होंने वहां से रिवर्स कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अगर कुछ एसेट्स लीज्ड एसेट्स है या अलग अलग टाइप, ये अलग अलग टाइप ऑफ एडवांसेस बताएगा। देखो कोई सा भी एसेट हो, वंस क्लासिफाइड एज ए एनपीए, क्या ना इसे इनकम रिकॉग्निशन बदल जाएगा? यस, सेम चीज है। देखो, इवन इफ द इनकम इज अ फाइनेंस इनकम ऑन लीज्ड एसेट्स विच इज अक्रूड एंड क्रेडिटेड ऑन द इनकम अकाउंट बिफोर द एसेट बिकम्स एनपीए एंड इफ इट इज स्टिल अनरियलाइज्ड, मार्क द वर्ड, इट विल बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर। स्टैंडर्ड आंसर सब जगह चलते जाएगा। ये वर्ड सुना क्या, टेक आउट फाइनेंस? कुछ नहीं, इन्वेस्टोपीडिया पे जाने का एक वेबसाइट है, आईसीआई भी वहीं गया, उसने उठाया, वर्ड बाय वर्ड कंट्रोल से कंट्रोल भी करके आपका सिलेबस बना दिया। अगर आप गूगल पे जाके इन्वेस्टोपीडिया पे सर्च करेंगे टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, अभी का भी कोई जरूरत नहीं है, जब समय मिले जिंदगी में तब भी कर सकते हो। डोंट बी सो क्यूरियस कि अभी कभी देखने का मेरे को, विद कॉमा सब मैच होगा जो आईसीआई ने कॉपी पेस्ट किया है। फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज टेक आउट फाइनेंस। नहीं सुना आप लोगों ने कभी? बस वो कॉन्सेप्ट ही नया है, बाकी रूल तो इनकम रिकॉग्निशन का सेम ही रहेगा। अल्टीमेटली लोन ही है ये। सुनिए, ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर या यू कैन से आपके रियल एस्टेट कंपनीज है, उस केस में काम में आ सकता है। सुनिए, हो सकता है आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा बोरो करने के लिए गए एंड जिस बैंक या जिस इंस्टीट्यूशन के पास में आप गए, उसने आपको पैसा दिया होगा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? शॉर्ट टर्म। हो सकता है आपका तब बैलेंस शीट का पोजीशन बढ़िया नहीं रहेगा। लुकिंग एट द पोजीशन, उसने बोला होगा भाई लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए पैसा तो नहीं दे सकता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मेरे को भी मेरे बैलेंस शीट में एडवांसेस का नंबर बढ़ाने का है। लेट्स से मेरे को ओवरऑल पोजीशन लगता है कि तुम 1-2 साल में तो रिपेमेंट कर लोगे, उसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म आपको फाइनेंसिंग दे दिया होगा। नाउ लेट्स से द प्रोजेक्ट इज 5 years, इट्स अ 5 year प्रोजेक्ट। अब 5 साल का प्रोजेक्ट, 2 तरीके से आपको लोन मिल सकता है। आपने सुना होगा कभी कभी प्रोजेक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय द बैंक्स। आई रिपीट, प्रोजेक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय द बैंक। जब इस प्रोजेक्ट में आप कोई अपार्टमेंट खरीदने जाएंगे, वो बोलेंगे ना इट इज अप्रूव्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक, गो टू आईसीआईसीआई बैंक, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर लिए हैं। तो वो बेसिकली एक ऑथराइज बैंक बन गया जो बोलता है हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हर तरीके से इवैल्यूएट कर लिया है, हमने जो ये बिल्डर है उसको खुद पैसा दिया हुआ है, तो अगर ये बिल्डर से आप अपार्टमेंट खरीदोगे तो उसके लिए तो हम आपको लोन आसानी से दे ही देंगे। ऐसा कॉमन केसेस होता है। अभी सुनिए, लेट्स से यू आर अ रियल एस्टेट कंपनी, यू वेंट टू अ बैंक एंड तुमने बोला ये प्रोजेक्ट जो अगले 5 साल का है उसके अंदर हम लेट्स से फेजेस में कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट्स से देयर आर टोटल 10 इंडिविजुअल लेट्स से बिल्डिंग्स, पहले 3 बिल्डिंग के लिए हमें अभी आप पैसा दीजिए, उसके अगले 3 बिल्डिंग के लिए आपको स्टेज 2 में पैसा देना है। अलग अलग फेजेस रहेंगे, फेज कंप्लीट होगा आप मुझे नया पैसा देते जाइएगा। अब हो सकता है जब आप रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर है, आपने उम्मीद किया होगा कि फेज 1 तक जब तक मैं 3 बिल्डिंग बना करके अगले बिल्डिंग पे जाऊंगा, ये 3 को बेच दूंगा, इसको बेचूंगा तो थोड़ा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो थोड़ा पैसा मेरे पास आ जाएगा, और जो ये लोन का पैसा यूज हुआ होगा कहना इसे, वो पैसा मैं अगले वाले फेज के लिए वापस बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई वुड हैव सोल्ड आउट दीज 3 फर्स्ट बिल्डिंग्स। इसको बेच दूंगा तो पैसा रिकवर हो जाएगा ना, तो अगले फेज के लिए पैसा मिल जाएगा, फिर उसके अगले फेज के लिए आई विल सेल मोर यूनिट्स, पीपल डू सच अ रोटेशन। अब हो सकता है उसके बीच में आपका फेज 1 कंप्लीट होने तक अभी कुछ टाइम पेंडिंग है, आपका अपार्टमेंट्स नहीं बिका है, जिस वजह से आपका लोन तो पूरा कंज्यूम हो गया है,
अब आपके पास जब तक इस फेज तक नहीं पहुंचेंगे नया पैसा तो नहीं आएगा। यहां तक जाने के लिए आपको इन द मीन टाइम बीच में लेट्स से 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट इतना एडिशनल पैसा चाहिए। तो कहना इसे इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म के लिए कोई हमें ये पैसा दे दे, वो ब्रिज फाइनेंसिंग से ही नया कॉन्सेप्ट बना है टेक आउट फाइनेंसिंग। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, बट आप क्या बोलते हो? मुझे ओवरऑल एज ए बैंक पूरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। मैं क्या करना चाहता हूं, तुमको जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दूसरे बैंक ने दिया है, आई विल टेक आउट, मतलब बाय आउट दैट लोन। आई विल बाय आउट दैट लोन। तेरे को ओरिजिनली आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया होगा एट अ 10% और 12% एग्जाम्पल, पर तेरी सिचुएशन बढ़िया थी। अब यहां तक आते आते एज ए बिल्डर तेरी सिचुएशन खराब हो गई है, तेरी बैलेंस शीट थोड़ी पुअर हो गई है कंपैरेटिवली, क्योंकि तू सेल भी नहीं कर पाया है और डेट कंपोनेंट से इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। अब दूसरा बैंकर आईसीआईसीआई बैंक इसके ऊपर आगे जब तक ये स्टेज कंप्लीट नहीं होगा पैसा देने को तैयार नहीं है। दूसरे बैंकर के पास में गया, उसने बोला ठीक है 15% पे दूंगा, 5 साल के लिए लोन देने को तैयार हूं तेरे को मैं, एंड आई गिव यू द एंटायर मनी अपफ्रंट, बट उसके लिए तुझे आईसीआईसीआई बैंक का लोन क्लोज करना पड़ेगा। तो कहना इसे लोन ट्रांसफर हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। इसमें दो चीज हो सकती है, या तो इन द मीन टाइम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देंगे, फिर जैसे ही ये स्टेज आएगा आईसीआईसीआई बैंक नया पैसा देगा, या फिर मैं कंप्लीटली उस लोन को क्या कर लूंगा? बाय आउट कर लूंगा। मतलब द लोन विल शिफ्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक टू मे बी लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक। एक एग्जांपल, जो 15% के ऊपर अपफ्रंट देने को तैयार है। अब 15% है, इसको लग रहा है 15% मिलेगा, रिस्क ज्यादा है रिटर्न भी ज्यादा है। अरे बराबर है कि नहीं है? पीएनबी को लगता है हम ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को लगता है हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना है। जनरली प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में ऐसा लड़ाई होता है। अदरवाइज प्राइवेट टू प्राइवेट दे ऑलवेज मैच, दे विल ऑलवेज मैच। आईसीआईसीआई बैंक के पास जाओगे, उसको बोलोगे एचडीएफसी दे रहा है, वो मैच करके दे देगा तेरे को। वो बोलेगा ठीक है मैं भी तेरे को ये अमाउंट एक्सटेंड करके दे रहा हूं। तो सिंपल है सर। कह रहा है इसे आईसीआईसीआई बैंक को डर लग रहा है, मैंने जो लोन दिया था एनपीए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनपीए। अगर मुझे पूरा पैसा रिकवर हो गया तो एनपीए रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, या एनपीए रिकॉग्नाइज कर दिया फिर पैसा आ गया तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकता हूं। यस, कोई दिक्कत नहीं है, और नए बैंक के लिए नया लोन क्रिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज टेक आउट फाइनेंस। इसमें अकाउंटिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू वो सेम है, इनकम रिकॉग्निशन, बस कॉन्सेप्ट अलग है। देखो, इट इज अ लोन और अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर बाय अ लोन इज प्रोक्योर्ड later is used to replace the initial loan। जो इनिशियल लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए नया लोन लिया जा रहा है, या मे बी अगला फेज का पैसा आने में समय है, बीच के लिए हमें ब्रिज फाइनेंसिंग करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ब्रिज फाइनेंसिंग। मोर स्पेसिफिकली अ टेक आउट लोन और अ टेक आउट फाइनेंसिंग इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दैट लेंडर इज प्रोमिसिंग टू प्रोवाइड एट अ पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जब आपका कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मीट हो जाएगा। टेक आउट आर कॉमनली यूज्ड इन, कैन यू सी वर्ड? प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। नीचे एनपीए में सेम बात बोलेगा, जब तक पैसा रिकॉग्नाइज नहीं होगा उसको आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए बिल्डर को पैसा देके एनपीए हो चुका है, जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा तभी आपने इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सो देखो, इन केस ऑफ टेक आउट फाइनेंस it should be based on recovery. The amount is classified as NPA. It should not be recognized as income unless it is realized. जब ऐसा रियलाइज होगा तो ही कैश बेसिस पे क्या किया जाएगा? रिकॉर्डिंग किया जाएगा। समझो, कोई भी टाइप ऑफ लोन है, इनकम रिकॉग्निशन रूल विल नॉट चेंज। इज दिस क्लियर टू यू? सेम चीज नीचे बोलेगा, देखो, पार्शियल रिकवरी ऑफ एनपीए। अब पार्शियल रिकवर हो, फुल्ली रिकवर हो, जब रिकवर होगा तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लॉजिकल लगता है? 2 मिनट पढ़ लीजिए। रीड पॉइंट नंबर 1। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड बोरोवर, अगर एनपीए में रिकवरी होती है तो बैंक को अपने अकाउंटिंग के हिसाब से रिकवरी को कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मानते हुए रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। द अप्रोप्रिएट पॉलिसी जनरली होती एएस 9 है कि जब सर्टेनिटी आ जाए कि उसका पैसा आएगा तो ही हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हालांकि जनरली बोला जाता है एनपीए के केस में, चाहे आपको पार्टली पैसा आया हो, फुल्ली आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इनकम लेके जा सकते हो, बट ये होना कैश बेसिस पे चाहिए। किस बेसिस पे चाहिए? कैश बेसिस। अगर आपको पार्टली पैसा आ गया, फुल्ली पैसा आ गया, जैसे रिकॉग्नाइज आ गया पैसा, आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर दीजिए। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट आगे आइए, मेमोरेंडम अकाउंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए फॉर एमसीक्यू। सुनिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, रिपीट करता हूं। हमने किसी को लोन दिया, अब लोन क्या बन गया? एनपीए। लोन देने के बाद क्या बन गया? एनपीए। अब सुनिए, आप अकाउंटिंग तो कैश बेसिस पे करोगे, बट एक बात तो, बैंक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बंद कर देगा क्या? बैंक अकाउंटिंग के लिए इंटरेस्ट
बैंक अकाउंटिंग के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बट एक्चुअली में एक अकाउंट बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम अकाउंट. सुनिए, आउटस्टैंडिंग मनी प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पेनल्टी ऐड करते जाएगा. बस ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए काम में नहीं आएगा, बट सेटलमेंट पर्पस के लिए काम में आएगा. किस पर्पस के लिए काम में आएगा? जब वो आपकी सिक्योरिटी बेचेगा, सिक्योरिटी बेचने के बाद वो क्या बोलेगा, टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट मिला के 10, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी मिला के और 20, तो कहना इसे वो पूरा 130 रिकवर करने का ट्राई करेगा. बाद में नेगोशिएशन होगा, तुमको शायद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या पेनल्टी माफ कर देंगे, बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो एटलीस्ट रिकवर करने का ट्राई करेगा. अगर सिक्योरिटी की वैल्यू में इतना मार्जिन है, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू से प्रिंसिपल रिकवर कर पाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. इसीलिए आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, पीपल से जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन था डिफॉल्ट हो गया, बैंक उसको सील कर देता है. अगर आप बैंक के मैनेजर को जानते हो, वो ऑक्शन करने के लिए जाते हैं उसको, आप उसको खरीदने के लिए जाओ, बैंक मैनेजर से साइड में ट्रांजैक्शन करके उसको कैश देके रखो, ताकि आपको वो प्रॉपर्टी बहुत आसानी से सस्ते भाव के अंदर मिल जाए. अब जनरली अगर आप मुझे पूछेंगे, अनलेस द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी बैड, अनलेस द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी बैड. एग्जाम्पल, इवन जो बड़े एडलवाइस नोवामा जैसे सिक्योरिटीज होल्डर होते हैं, उनके पास भी टीम्स होती है जिनका काम सिर्फ यही होता है. लेट्स से बॉम्बे के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपने बड़े बड़े बिल्डर से 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में अपार्टमेंट्स परचेस कर लिए होंगे. इट्स वेरी कॉमन. एंड लेट्स से आपने कोविड के पहले परचेस किया होगा, बाद में जो आपका बिजनेस था उसका पोजीशन खराब हो गया होगा, तो बिल्ड होने के बाद में जो आपको बिल्डर को पेमेंट करना था और जो लोन का रिपेमेंट करना था वो आप नहीं कर पाए. इसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया और साइडलाइन कर दिया गया है. सो नाउ देयर आर टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स जो एक्चुअली नए ओनर को ढूंढती है, साइड एग्रीमेंट करते हैं उससे कि आपको इसका मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए रहेगा, विल गेट इट एट अ प्राइस जहां पे आप 300 करोड़ में खरीद सकते हो. आप 300 करोड़ आपको आउटराइट पेमेंट करना पड़ेगा. यू बाय फॉर 300, आई विल ओनली हेल्प यू टू सेल इट फॉर 500 इन द मार्केट, एंड जो आपको 200 का मार्जिन मिलेगा उस मार्जिन का कमीशन हमको मिल जाना चाहिए. इज जस्ट दैट वी आर फाइंडिंग फॉर पीपल जिनके पास में कैश रिच बैलेंस शीट्स है. इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन. अब इस केस में नॉर्मली जो आपके मिडिल पर्सन जो एजेंट्स होते हैं, दे मेक लॉट ऑफ मनी. देयर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू फाइंड सच प्रॉपर्टीज जो लिटिगेटेड है, बैंक के पास बैठक गया है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया है, बस उन्हें वो ढूंढना है. प्रॉपर्टी का टाइटल, एनओसी सब कुछ वो करवा के देता है. वो सिर्फ एक आपके सिंगापुर बेस्ड कोई ना कोई बिजनेस पर्सन को पकड़ेगा, यूके बेस्ड बिजनेस पर्सन को पकड़ेगा, उससे पैसा इन्वेस्ट कराएगा, उसको बोलेगा दिस विल बी रोटेशन इन 3 months. You pay, I will get it rotated in 3 months, and in 3 months I'll give you 300 करोड़ के अगेंस्ट में 100 करोड़ का प्रॉफिट. जो प्रॉफिट का कंपोनेंट रहेगा 50-50, I do the entire thing. You just make the upfront payment. इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, पर बैंक को अपना प्रॉपर मेमोरेंडम अकाउंट बनाना चाहिए. देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ टर्निंग एनपीए हम इंटरेस्ट का एंट्री रिवर्स कर देंगे, बट बैंक विल कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच अक्रूड इंटरेस्ट, मार्क द वर्ड, इन मेमोरेंडम अकाउंट. ये मेमोरेंडम अकाउंट उनके सीबीएस का ही एक सेपरेट पार्ट होता है, जहां पर ये पैसा इकट्ठा होते जाएगा. फिर जब फाइनल सेटलमेंट होगा तो उसमें से बचा हुआ अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ या रिवर्स कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल, मेमोरेंडम अकाउंट में इकट्ठा होते होते पैसा 100 से 200 रुपए हो गया. अब अल्टीमेटली सेटलमेंट 120 के अंदर हुआ है, तो 80 रुपए उस मेमोरेंडम अकाउंट से राइट ऑफ करके अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड मेमोरेंडम अकाउंट? लास्ट पार्ट अंडर इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर अ बैंक इज अ नॉर्मल इनकम, अंडरस्टैंड. तो कहना इसे इन्वेस्टमेंट को खरीद करके बेचना इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ बैंकिंग कंपनी. तो सर आपको देयर कैन बी अ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आर डेल्ट इन द कोर्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी एंड हेंस नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन टू योर पीएनएल. क्योंकि आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. इट इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई. इज दिस क्लियर टू यू? सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करेंगे, तो अगर रीवैल्यूएशन के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो क्या वो आपके पीएनएल को हिट कर दिया जाएगा? यस. लास्ट दोनों चीज को मार्क करके पढ़ लीजिए, फिर फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझाएंगे. पॉइंट नंबर 2 and 3 क्लियर है क्या? प्रॉफिट और लॉस एंड द थर्ड वन इज रीवैल्यूएशन. ये चीज हमने आपको तब भी पढ़ाई थी. कहां पे? 143 सबसेक्शन 1 ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज में एक पॉइंट था कि एक नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट प्राइस के नीचे बेचता है. अगर एक नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट प्राइस के नीचे बेचता है तो हमें इंक्वायरी करना होता है अंडर 143 सबसेक्शन 1. ये करने की जरूरत नहीं फॉर बैंकिंग कंपनी.
ये करने की जरूरत नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि उनका नॉर्मल काम ही है बाइंग सेलिंग करना. फॉर देम इट्स अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, फॉर अदर इट्स अ अनयूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन. वहां पे हमने क्या करना चाहिए? इंक्वायरी करना चाहिए. 143 सबसेक्शन 1 में बैंकिंग कंपनी इज एन एक्सेप्शन, इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सेप्शन. ये है 143 subsection 1, duty to make inquiries. Now can you see interest income on investments? आपको मालूम रहेगा बैंक्स भर भर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, क्योंकि एसएलआर की क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने पड़ते हैं. अब अगर आप ये पैसे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ. शायद आपने इन्वेस्टमेंट्स करके चैप्टर है क्या अकाउंट्स के अंदर? अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट चैप्टर था क्या? एएस तो पढ़ा होगा, पहले एक चैप्टर भी हुआ करता था, हटा दिया. हैव यू हर्ड ऑफ ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट? ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट सुना है आप लोगों ने? सुनिए, सिक्योरिटी जो है, जो आप परचेस कर रहे हो, ये सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार. सिक्योरिटी में इंटरेस्ट साल में मिलता है 2 बार. लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स एंड ऑब्वियसली अनदर आफ्टर 6 मंथ्स. अब अगर मैं बोलूं सिक्योरिटी मैंने परचेस किया है आफ्टर 4 मंथ्स, तो 6 महीने में से 4 महीने के लिए ओनरशिप था एक के पास. 6 महीने में से 4 महीने के लिए ओनरशिप था एक के पास. अब जाके ओनरशिप आपके पास में आएगा, बट इंटरेस्ट तो पूरा 6 महीने का आपको मिल जाएगा. तो हम बोलते हैं इस सिक्योरिटी को परचेस करते वक्त पहले 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो सामने वाला निकाल करके, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ब्रोकन पीरियड, बिकॉज ये पीरियड को आपको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाय कर रहे हो आफ्टर 4 मंथ्स. पहले 4 महीने के लिए इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था. आपको तो आखिरी के 2 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट पूरा इंटरेस्ट तो आपको ही आने वाला है. तो वो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा कि आपको जो 2 महीने के बाद में टोटल इंटरेस्ट आएगा उसमें से मेरा कंपोनेंट कितना बनता है. वो बोलेगा बेचते वक्त मेरे को आपके इंटरेस्ट किस इनकम में से इतना पार्ट भी चाहिए. तो ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बैंक को करना पड़ता है, बिकॉज बैंक कीप्स ऑन बाइंग दीज सिक्योरिटीज. बैंक्स कीप्स ऑन बाइंग दीज सिक्योरिटीज. तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पे जब इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, उसमें से ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो उसको किसी और को देना है उसे क्या करता है? माइनस करता है और नेट इनकम को ही रिकॉग्नाइज करता है. नहीं समझा? लेट्स से देयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, आपको यहां पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. लेट्स से देयर इज अ XYZ एंटिटी, इसका ओनरशिप था फॉर 4 मंथ्स. इसके बाद में आपने बाई किया एज अ बैंक. जब आपने बाई किया, यहां तो इंटरेस्ट आपको पूरे 6 महीने के लिए मिलेगा. वो पहले 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना किसको चाहिए था? XYZ को मिलना चाहिए था. अरे बराबर है कि नहीं है? अब बैंक ऐसे सिक्योरिटीज रेगुलरली बाय करते रहता है, तो हो सकता है कि आपने बोला होगा 4 महीने का जो इंटरेस्ट है, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ब्रोकन पीरियड, क्योंकि पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज नाउ ब्रोकन, क्योंकि ओनरशिप इज नॉट सेम. पहले ओनरशिप XYZ के पास था, किसके पास में गया? बैंक के पास गया. तो अल्टीमेटली 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पूरे बैंक को मिलेगा. लेट्स से बैंक को मिला 6 रुपए इंटरेस्ट. कितना मिला? 6 रुपए. 4 रुपए किसको मिलना चाहिए था? XYZ को मिलना चाहिए था. तो तुम्हारे लिए इनकम 2 रुपए होती है. तुम्हारे लिए इनकम 2 रुपए क्यों है? 6 - 4 नेट अमाउंट तुम्हारे बुक्स में इनकम ऑन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ओनली 2 रुपीज, क्योंकि आपने जिस दिन अपने नाम पे ओनरशिप लिया वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो ये बेसिकली खरीदते वक्त उसको पे कर देते हैं. अकाउंटिंग एंट्री के लिए हम बोलते हैं 4 रुपए एडवांस में देके रखा है उसको, 6 आएगा, 4 माइनस होगा, नेट 2 रुपए इनकम. बराबर है क्या? इधर आइए, एक लाइन को मार्क कीजिएगा. ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटीज परचेज्ड एंड amortization of premium on SLR investments is marked the word net off. मतलब उसको रिड्यूस किया जाएगा और जो नेट अमाउंट रहेगा वही इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा. बैंक के केस में ये नेट ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटीज में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. एसएलआर का रिक्वायरमेंट इज कंसिस्टेंट. साल भर एसएलआर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो साल भर आपके ऐसे सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा. जनरली बैंक्स को ये सेपरेटली मेंटेन करके नेट ऑफ करके दिखाना जरूरी होता है, ताकि उनका इंटरेस्ट इनकम का रिकॉग्निशन बराबर होना चाहिए. So this marks the end of our discussion on audit of income. I want everyone to mark certain points. आपके नोटबुक में जाइए फटाफट से. जो हमने ऑडिट ऑफ एडवांसेस लिखा है, दैट विल बी प्रायोरिटी नंबर 1. उसके अंदर भी जो आपको फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखवाया था, दैट अगर आप एडवांसेस का ऑडिट करने जा रहे हैं, व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एडवांसेस, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड आई हैड हेल्प्ड यू मार्क दीज पॉइंट्स ऑन पेज नंबर 10.28. दिस वाज आवर स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 1 ऑन ऑडिट ऑफ एडवांसेस.
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एंड दूसरा है इंटरनल कंट्रोल्स। ये दोनों पे कंट्रोल में तो सिक्योरिटी के ऊपर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करना है, सिक्योरिटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर मॉर्टगेज डीड की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक के नाम पे होना चाहिए। ये सब थे इवैल्यूएटिंग द कंट्रोल्स for advances in a banking company. These two questions according to me are the most important questions from the auditing part. In your revenue, आप इंटरेस्ट इनकम जो आज पढ़ाया है एक बार रीड कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आईसीआई डजंट लाइक दिस क्वेश्चन, जनरली पूछा नहीं जाता है जो आपको आज दिखाया है, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, बट फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा, यू नेवर नो आगे वो आ सकता है। एक्सपेंसेस में आई वुड ऑनेस्टली रेकमेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रोविजन, एक बार रीड करके छोड़ देना। पूरा समय स्पेंड करना ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, किस पे समय डिवोट करेंगे, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर, वो जरूर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एडवांसेस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तीन ही चीज पढ़नी है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अलग इसके अलावा देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ड्राइंग पावर, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ड्राइंग पावर कि ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। उसमें 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन ही आ जाएगा जैसा इस एग्जांपल में दिया हुआ है, ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन ही आ जाएगा जैसा इस क्वेश्चन में दिया है। आपको पता होना चाहिए मार्जिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाउ यू कैलकुलेट इनएलिजिबल डेटर्स, ये आपके क्वेश्चन में रहेंगे, मार्जिन लिखा होगा, बस आपको उसे कैलकुलेट करके दिखाना है। डेटर्स इनएलिजिबल माइनस करेंगे, मार्जिन माइनस करेंगे, नेट वैल्यू विल बी योर ड्राइंग पावर। यू शुड नो हाउ दिस कैलकुलेशन टेक्स प्लेस, दे विल गिव यू ऑल दिस डेटा इन द क्वेश्चन, आपको बस कैलकुलेट करके उन्हें ड्राइंग पावर क्या है वो बताना पड़ेगा। दिस कैन बी अ गुड 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन। या ड्राइंग पावर के रिगार्डिंग आपके स्टेप्स क्या होंगे, जहां पे मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, ये मैंने आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग दिया था डिटेल के अंदर। स्टॉक ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, व्हेन द सीसी फैसिलिटी इज इन एक्सेस ऑफ 5 crores, कारोबार और रिपोर्टिंग सब बताया था आपको। डीपी वाला पार्ट याद रखना, दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू? इसके अलावा जितने भी एडवांसेस आपने पढ़े हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक ही था, एनपीए क्या होता है एंड आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। अगर किसी एरिया पे 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन आना चाहिए तो एनपीए का डेफिनेशन या आउट ऑफ ऑर्डर का डेफिनेशन। आउट ऑफ ऑर्डर का एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया था जहां पे बोला था 3 चीजें आती है, याद है क्या? ये तीनों पॉइंट थे कि क्या कंसिस्टेंटली पैसा आउटस्टैंडिंग है इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और डीपी, क्या सर पैसा लिमिट के अंदर है बट 90 डेज में कोई क्रेडिट ही नहीं आया है, या क्रेडिट आया है बट उससे वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी कवर नहीं कर सकता है। ये आपको एग्जांपल आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। बाकी सब कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड कर लीजिएगा एक बार। अदर देन दैट कोई यहां पे 3-4 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस कम बनता है। अब सर देयर आर सर्टेन इंट्रोडक्टरी एरियाज जो हमने स्टार्टिंग में स्किप कर दिए थे, उसे डिस्कस करने के लिए जाएंगे। आइए, पेज नंबर 10.5। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, और नोटबुक में भी एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, आंसर नहीं लिखेंगे, ओनली क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स which we issue to a banking company, and there is a long list of reports जो हम बैंकिंग कंपनी को इशू करते हैं। एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट इसमें से आने चाहिए। नोटबुक में जाइए, अगला हेडिंग या अगला पॉइंट लिखिए, इट्स लाइक अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। SQ on types of reports, SQ on types of reports to be issued by the auditor, SQ on types of reports to be issued by the auditor to a bank, types of reports to be issued by the auditor to a bank। ब्रैकेट्स में लिखिए पेज नंबर 10.5। लेट्स डिस्कस। देखिए एक फर्स्ट वर्ड देखिए, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। ये वर्ड कब लॉजिकल है? एसबीएफसी बैंक में कोई वैल्यू नहीं है इसका, एसबीआई में वैल्यू है इसका, पीएनबी में वैल्यू है इसका,
जहां पर आपके ब्रांच का ऑडिट अलग होता है, फिर सारे ब्रांचेस का डेटा बैंक लेवल पे आएगा, हेड ऑफिस लेवल पे आएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस लेवल पे आएगा, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा सारे ब्रांचेस का, फिर उसके लिए एक सेंट्रल लेवल पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेंट्रल वर्ड का मतलब है ब्रांच के लिए कोई और है, सेंट्रल लेवल पे कोई और है, वरना वो सेंट्रल वर्ड यूज ही नहीं करता, डायरेक्टली बोलता स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और वो क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, बिकॉज देयर इज सम अदर ब्रांच ऑडिटर। कहना इसे, ये मेन ऑडिटर का बात कर रहा है, ये आपके लिए रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑडिटर। क्या रिप्रेजेंट करता है, यही ब्रैकेट्स में लिखो, प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपनीज ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपनीज ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपनीज ऑडिटर। मतलब अगर आप कोर ऑडिटर हैं बैंकिंग कंपनी के, तो आपको क्या क्या रिपोर्ट्स देने होंगे। क्या हम नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? यस। याद करो, ऑडिट रिपोर्ट के साथ में दो एनेक्सर आते हैं, एक एनेक्सर होता है कारो एंड दूसरा एनेक्सर क्या होता है, याद है, रिपोर्ट ऑन आईएफसीज। अब कारो तो बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं, हमको मालूम है, याद है, कारो 2020 एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट, कहना इसे बैंकिंग कंपनी है, कारो तो नहीं आएगा। कहना इसे ऑडिट रिपोर्ट के अलावा यहां पे 143 एज इट इज एप्लीकेबल है क्या? हाँ, तो रिपोर्टिंग ऑन आईएफसीज जो है वो एज इट इज आता है। रीड पॉइंट नंबर ए, रिपोर्ट ऑन adequacy and operating effectiveness of internal controls over financial reporting। दिख रहा है क्या वर्ड, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईसीएफआर बोल रहा है क्या? Can you say word ICFR? And it is a requirement under 143 subsection 3 clause number I. Will this be included as an annexure to the main audit report? Yes. आपको मैं SBI का या HDFC बैंक का रिपोर्ट दिखा दूंगा, नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एज अ annexure आता है। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर 3, 2 को छोड़ दीजिए, पहले 3 पे आइए। बैंकिंग कंपनीज को एसएलआर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना होता है, इसके लिए हमें एक रिपोर्ट बना के बैंक को देनी होती है और ये रिपोर्ट आरबीआई के पास भी जाती है कि भाई इस बैंक ने जो उनके एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मैंने आपको बोला था ये एसएलआर का कंप्लायंस बैंक करता है नॉर्मली। याद है क्या वर्ड बोला था, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। इसको कैलकुलेशन बैंक करता है कि भाई उस दिन हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जितना है उसका एसएलआर का परसेंटेज लगा के इतना पैसा हमने एसएलआर के नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा हुआ है। ये बैंक मैनेज करता है। ऑडिटर कोई ऑड डेट्स को चेक करता है, ऑड डेट मतलब महीने में कोई तो रैंडम डेट निकालेगा, उस दिन के लिए आपका डिमांड टाइम लायबिलिटी निकालेगा, उस दिन के लिए एसएलआर का परसेंटेज निकालेगा और चेक करेगा उस दिन जितना एसएलआर के लिए पैसा, लेट से 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपीस आपने मेंटेन करना चाहिए था एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उस दिन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बैलेंस इतना है कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो कहना इसे एसएलआर का कंप्लायंस बैंक ने करना चाहिए। चेक कौन करेगा? ऑडिटर। उस पर एक सर्टिफिकेशन जैसा रिपोर्ट आता है जो बना करके स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है। अब आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने आपको फिर भी बताया था, डीटीएल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस पे एसएलआर का परसेंटेज लगाया जाता है। याद है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में आपके डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स आते हैं। डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी, अरे बताया था आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में, उसके ऊपर बस चेक करके रिपोर्ट देना होता है। दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर 5, हमको एक सेपरेट सर्टिफिकेशन देना होता है कि बैंक ने इनकम रिकॉग्निशन के लिए, इनकम रिकॉग्निशन मतलब कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस, याद है एनपीए के बाद कैश बेसिस हो जाएगा, अरे एनपीए के बाद क्या हो जाएगा? कैश। तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एसेट क्लासिफिकेशन मतलब एडवांसेस का क्लासिफिकेशन, अभी पढ़ा है ना आपको, स्टैंडर्ड, एनपीए, एनपीए में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, यस और नो। इनकम रिकॉग्निशन बराबर से होना चाहिए, एसेट क्लासिफिकेशन भी बराबर से होना चाहिए एंड उसके हिसाब से बराबर से प्रोविजनिंग होना चाहिए। दिस शुड बी एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई। क्या ये चीज भी हमको चेक करके रिपोर्ट करनी पड़ेगी? यस। इज 135 क्लियर टू यू? पक्का? रीड पॉइंट नंबर 6, कोई भी अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी हमें बैंक के वर्किंग में मिली है तो सर उसके लिए कोई इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हमें यह भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारे रिपोर्ट्स बैंक के पास तो जाएंगे, साथ साथ में आरबीआई के पास जाएंगे। कहां पे जाएंगे? आरबीआई के पास में। क्या आपको एटलीस्ट कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब आइए पॉइंट नंबर 8, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशो? सुना है क्या वर्ड क्रेडिट डिपॉजिट रेशो? मतलब सुनिए, डिपॉजिट रिसीव हुआ 100, डिपॉजिट रिसीव हुआ 100, उसके अगेंस्ट में डिपॉजिट मतलब इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। जनरली बैंक्स में देखा जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शुड बी अराउंड 70 to 80%।
मतलब डिपॉजिट के फॉर्म में 100 रुपए आया, उसमें से 20 से 25 रुपए एसएलआर सीआरआर का साइड में रख दिया, बाकी सारा पैसा कहां चले जाना चाहिए? एज ए क्रेडिट चले जाना चाहिए, मतलब एज ए लोन चले जाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं डिपॉजिट इज 100, लोन गिवन इज ओनली 40, दैट मीन्स 60 पैसा बैंक के पास बैलेंस शीट में आइडल पड़ा है। बैंक को 100 रुपए डिपॉजिट्स के फॉर्म में आया, उसके अगेंस्ट में मैंने क्रेडिट 40 रुपए का दिया, इस 40 से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, इस 100 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अरे इस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पेमेंट पूरा 100 पे करना है, रिकवरी 40 पे होगा, बैंक डूब जाएगा एक पॉइंट के बाद में। कहना इसे ऐसा एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नहीं होना चाहिए। एवरेज बोला जाता है 65 से 75 इज द रेंज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में एसएलआर प्लस सीआरआर एवरेज 20 से 25 के रेंज में रहता है। कहां रहता है? 20 से 25 के रेंज में। तो कहना है इसे 20 से 25 तो बैंक खुद बोलता साइड में रखने के लिए, तो बचा हुआ पैसा जाना चाहिए ना लेंडिंग के फॉर्म में। तो अगर बैंक के केस में ये रेशो एडवर्स है, बहुत नेगेटिव है, जनरली कहां पर होगा? रूरल एरियाज में, क्योंकि आपके पास जो पैसा आ रहा होगा या तो आप उसको किसी को लेंड नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको रिस्क ज्यादा लग रही होगी, या उल्टा लेंडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, डिपॉजिट कम आ रहे, दोनों केसेस में रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। जनरली उल्टा माना जाता है, यू आर रिसीविंग मोर, यू आर गिविंग लेस। और आरआरबी में उल्टा होता है, क्योंकि आप देते हो ऐसा आता नहीं है, तो उस केस में रीफाइनेंसिंग नाबार्ड करता है। सुना है क्या? नाबार्ड आरबीआई का काम था, अब नाबार्ड को दे दिया है रीफाइनेंसिंग आरआरबीज। तो अगर ऐसा एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। क्या आपको कुछ पॉइंट समझ में आए क्या? अब जैसे मैंने बोला नॉर्मल कंपनी में कारो होता है, वैसे बैंक में क्या होता है? एक वर्ड होता है LFAR। व्हाट इज LFAR? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ब्रैकेट्स में लिखो सिमिलर टू कारो फॉर अ नॉर्मल कंपनी। अब LFAR क्या होता है आपको बस एक ओवरव्यू देता हूं, सिलेबस में नहीं है आपके, उसके बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है, ये अनफॉर्चुनेटली फाइनल में भी नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड फॉर्मेट होता है। सुनिए, सिमिलर टू कारो इन केस ऑफ ए नॉर्मल कंपनी। जैसे नॉर्मल कंपनी में कारो देते हैं, अब याद करो बेटा, कारो के अंदर क्लॉजेस थे, जैसे कि याद करो फर्स्ट क्लॉज पीपी क्लॉज था। कहना ऐसे कारो के क्लॉज को आंसर देने के लिए हमें वो सारा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। उन्होंने वैसे ही बोला बैंक के बिजनेस में पीपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एडवांसेस है। बैंक के बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना डिपॉजिट्स है। तो वो बोलता है LFAR इज अ फॉर्मेट, LFAR इज अ, जहां पे आरबीआई ने एक लिस्ट दिया है बैंक के केस में एडवांसेस में ये सब चेक करना रिपोर्ट करना, जैसे कारो में होता है ना ये सब चेक करना रिपोर्ट करना, वैसे LFAR में एडवांसेस में ये सब चेक करना रिपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स में ये सब चेक करना रिपोर्ट करना, कैश इन हैंड बैंक के पास जो पड़ा है उसमें ये सब चेक करें। बेसिकली दे आर गिविंग यू इंस्ट्रक्शन कि बैंक में हर एरिया बाय एरिया ये सब चीजें चेक करनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कारो में रिपोर्ट करना कंपलसरी है, वैसे LFAR में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। अच्छा, ये ना नया प्रैक्टिस नहीं, बहुत पुराना, दिस इज देयर सिंस 1980s 1990s। ऑब्वियसली LFAR का फॉर्मेट और बड़ा होते गया है। अब LFAR का रेलेवेंस ज्यादा PSU के लिए, अभी भी HDFC बैंक, ICICI बैंक के लिए भी LFAR रिपोर्ट होता है, बट सुनिए इन PSU बैंक्स ब्रांचेस का अलग से ऑडिट होता है, तो ब्रांच का जो ऑडिटर रहेगा ना उसका काम रहेगा उस ब्रांच का LFAR सबमिट करने का। इट साउंड्स लाइक, याद करो CFS को कारो एप्लीकेबल है नहीं, सिर्फ 21 क्लॉज है उसमें, बोलो ना अलग अलग सब्सिडरी के कारो का रिपोर्ट देखो। इधर भी क्या रहेगा, उन सबके अलग अलग LFAR सबमिट होंगे। ये LFAR किसके पास जाएंगे? RBI के पास जाएंगे। इसका डेडलाइन होता है 30th जून ऑफ एवरी ईयर। क्या डेडलाइन होता है? 30th जून ऑफ एवरी ईयर। आइए 2 लाइन पढ़ाते हैं, क्लोज करते हैं। LFAR इज ऑन पेज नंबर 10.10। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि PSU बैंक के ऑडिटर को, प्राइवेट बैंक के ऑडिटर को एंड इवन उनके ब्रांचेस के ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? LFAR सबमिट करना पड़ेगा। द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट LFAR बाय 30th June of every year and this will from there go to RBI. A copy will go to RBI कि हमारे ऑडिटर ने ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भर के दिया है। इट्स लाइक अ फॉर्मेट ऑफ 15 to 25 पेजेस, डिपेंडिंग अपॉन जितने प्रॉब्लम मिलेंगे पेजेस बढ़ते जाएंगे। आई विल शेयर अ सैंपल फॉर्मेट विथ यू, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो रीड कर लेना। हर इंपॉर्टेंट एरिया के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे पीपी में क्या चेक करना है वैसे यहां बोलेगा एडवांसेस में क्या चेक करना है, इन्वेस्टमेंट्स में क्या चेक करना है, डिपॉजिट में क्या चेक करना है, कैश
क्वेश्चन हैंड में क्या चेक करना है, ऐसे अलग अलग एरिया का इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बेसिकली बैलेंस शीट पीएनएल के सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है ना उनको चेक करने के इंस्ट्रक्शन लिख के दिए हैं। एक तरीके से एलएफआर भरने से ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बोला था ना कारो ढंग से किया तो ही ऑडिट कंप्लीट होगा, वैसे एलएफआर ढंग से फॉलो किया और भर के दिया तो ही ऑडिट कंप्लीट होता है। इज दिस क्लियर टू यू? एक लाइन रहेगा देखो, फॉर्मेट ऑफ एलएफआर डज नॉट रिक्वायर एंड मार्क द वर्ड एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब क्या होता है सुनना, जब हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट में 100 पेज है, रिपोर्ट में क्या है 100 पेज है, तो रिपोर्ट के आगे ना एक समरी होती है कि ये 100 पेज जिसको नहीं पढ़ना है समरी यहां से मिल जाएगा उसको। तो वैसे ही एलएफआर में कोई समरी ऐसी नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? हर एरिया क्रिटिकल होता है। कारों को कोई समरी बनाते क्या? नहीं, कारों पूरा का पूरा एज इट इज आता है। वैसे एलएफआर में भी नॉर्मली कोई समरी नहीं बनाते, बट बड़े बैंक्स लाइक एसबीआई एंड ऑल इतने एलएफआर का कंपाइलेशन होता है तो कभी कभी हम समरी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आरबीआई को इमीडिएटली दिखनी चाहिए तो समरी आप बना सकते हो। इट्स नॉट अ कंपल्शन। रिमेंबर एलएफआर इज लाइक अ कारो, इट्स अ फॉर्मेट वेयर देयर आर क्वेश्चंस, यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हु हैज टू आंसर? ऑडिटर। जाएगा किसके पास? बैंक के पास। वहां से कहां जाएगा? आरबीआई के पास। क्या ये भी एक एडिशनल रिपोर्ट है जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हाँ, तो लिस्ट ऑफ रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट आती है। इज दिस क्लियर टू यू? अब एक दो चीजें आपको और पढ़ाए थे, लास्ट वन, कैन यू सी अ वर्ड घोष कमिटी एंड जिलानी कमिटी? नाउ देयर आर सर्टेन कमिटीज विच आर फॉर्म्ड। आरबीआई कुछ कमिटीज फॉर्म करता है जहां पे अलग अलग इंपॉर्टेंट यू कैन से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को साथ में लाया जाता है। ये लोग कैसे बैंक्स को सुधारना चाहिए ये आरबीआई को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो अल्टीमेटली पास ऑन करके बैंक्स तक जाता है। इसका एक दुनिया का सबसे बड़ा कमिटी कहलाता है बेसल कमिटी। स्विट्जरलैंड में देयर इज अ लोकेशन कॉल्ड एज बेसल, BASEL। बेसल दुनिया का सबसे बड़ा जोक यही है कि स्विस बैंक्स आर फेमस फॉर समथिंग एल्स। स्विस बैंक्स आर फेमस फॉर ब्लैक मनी, आई होप यू नो दैट, राइट? एंड स्विट्जरलैंड में ही सारे ग्लोबल बैंक्स का हेडक्वार्टर है फॉर अ कमिटी जिससे दुनिया के बैंक डूबने नहीं चाहिए। दिस इज द आयरनी ऑफ द वर्ल्ड दैट एक्चुअली उनके पास ही सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का अक्यूमुलेशन है। और स्विट्जरलैंड के अंदर इन बेसल देयर इज actually a headquarter where they say there is a committee, that committee is called as Basel committee. Is India part of it? Yes. India को कौन represent करता है? RBI. Normally सारे bankers of the world, I'm talking about central bankers, they actually go there, form part of a committee, make discussion ताकि दुनिया भर के अलग अलग countries कैसे अपने banks को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं कि कैसे आप फ्रॉड्स के रिगार्डिंग बेहतर बन सकते हो एज अ बैंक, कैसे हम कंट्रोल्स को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे कमिटीज के रिकमेंडेशन हमने चेक करना है। दो रिकमेंडेशंस जो हमारे इधर चेक करके आपको रिपोर्ट करने होते हैं। वन इज रिकमेंडेशन ऑन फ्रॉड्स गिवन बाय घोष कमिटी एंड वन इज ऑन इंटरनल कंट्रोल गिवन बाय जिलानी कमिटी। ये हमको चेक करके उन्होंने उनके जो प्रोसीजर्स है लगाए हैं या नहीं लगाए चेक करके रिपोर्ट करके देना होता है। इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स which is given by a statutory auditor in case of a bank. अब देखो आपका सिलेबस के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 न SLR रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में है, इनकम रिकॉग्निशन का ओवरव्यू है, बाकी सारे के सारे कहीं पर भी है ही नहीं आपके सिलेबस में। फॉरगेट अबाउट आपका सिलेबस फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है, पर इट्स अ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स गिवन टू यू, सो आपको पता होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स? ओके, 2 मिनट स्पेंड कीजिए। अरे ठीक ही लग रहा है ना यार, ठीक है, वी कैन स्टॉप हियर ऑल्सो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अब मेरे को लगता है एटलीस्ट हाफ एन आवर तो और लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कल डिस्कस करेंगे। वी स्टॉप हियर, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अरे कोई दिक्कत, मेरे पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एक दिन का एक्स्ट्रा, घबराओ मत आप। टेक्निकली आपका इवनिंग लेक्चर आज खत्म हो जाना चाहिए था, बट अभी खत्म कब होगा? 8th को, मतलब आपको अगले 2 दिन मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, that is 7th and 8th, अगले 2 दिन। ओके, I'll see you tomorrow. Thank you. Enjoy.